नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का स्पेशल चुनावी शो वोट की चोट। आज वोट की चोट का कारवां पहुंच चुका है साहित्य नगरी उन्नाव। जानेंगे उन्नाव के क्या है मुद्दे, किस तरीके से यहां की राजनीति गर्म है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सोनी सिंह परिहार जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, शिवम अवस्थी जी बीएसपी का पक्ष रखेंगे, आशीष त्रिपाठी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, भानु मिश्रा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष युवराज सिंह रखेंगे। और शुरुआत भानु मिश्रा जी आपसे करेंगे। साहित्य नगरी में काम कम कारनामा ज्यादा बोल रहा है। साहित्य नगरी में सिर्फ काम बोल रहा है, कारनामे तो अभी 2 दिन पहले खुले। शायद इशारा कहाँ है? काम बोल रहा है। इशारा कहाँ है? इशारा पूर्व मंत्री जी के घर पे है। पार्टी समाजवादी। ठीक, समाजवादी पार्टी की बात होनी शुरू हो गई चर्चा में शुरुआत से ही। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के जो थे वो 4 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की आदत है लाश पर राजनीति करना। अभी दलित भी चिल्लाते घूमेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पीड़ित पुलिस से परेशान होकर के आत्मदाह करने गई, षड्यंत्र के तहत उसको समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भेजा गया। मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करना चाहिए उसको, सुनी नहीं जा रही थी। 48 दिन बाद उसको न्याय मिला। न्याय मिलने के बाद आज ये स्थिति हुई। फिर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये क्या है? तो जिस केस की ये बात कर रहे हैं उसका एक सच्चाई उसकी ये भी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनके भाई की ये फोटो। ठीक है, एक जवाब इस पर भी। ये प्रूफ है, अभी अखिलेश यादव जी रोड शो कर रहे थे, उनके साथ आरोपी का सगा भतीजा इस फोटो में, और साथ में ये उनके पोस्टर चारों जगह लगाए गए। ये सब बातें मनगढ़ंत है। इनका शुरुआत से ही रहा है कि हमको लूटना है, घसोटना है और अराजकता को बढ़ाना है। इनकी ये प्रथा रही है। उन्नाव में एक सबसे अहम चीज़ है कानून व्यवस्था महिलाओं को लेकर। क्या वो दिखाई दे रही? कहीं नहीं दिख रही। आप चाहे भगवान नगर का भाटनपुर वाला मामला हो, चाहे पूर्वा असोहा ब्लॉक का बबरुहा तहसील का बबरुहा गांव का मामला हो, और जो ये रिसेंट घटना है, ये सब आप लोगों के सामने है। कानून व्यवस्था जो भी है वो सबके सामने है। जो इस पूरे मसले के फैक्ट हैं, 8 दिसंबर को उस बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की और 10 जनवरी 2022 को एफआईआर दर्ज करती है पुलिस। 15 से 18 दिन तक पुलिस उनको टहलाती रही। उन्होंने सीओ से मिलने से वो मिले, काशीराम चौकी इंचार्ज दीक्षित जी से मुलाकात की, उन्होंने कोतवाली इंस्पेक्टर पांडे जी से मुलाकात की। बीजेपी का कहना है कि मौत पर सियासत कांग्रेस हमेशा करती है। देखिए, जिसको वो सियासत कह रहे हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, सत्ता में हैं, वो जवाबदेही हमेशा सत्ता की होती है। ठीक है, एक जवाब आपसे। कानून अपना काम कर रहा है। जिन्होंने लापरवाही बरती उनको कानून ने सस्पेंड कर दिया। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ पर कोई भी मुजरिम बचेगा नहीं। उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। फांसी की मांग भी करी जाएगी उनके लिए। जो भी दोषी हैं इस प्रकरण में, उनके लिए सख्त से सख्त सजा सरकार के द्वारा निर्धारित करी जाएगी। ठीक है, कानून व्यवस्था की बात होती तो मायावती की सरकार को सब याद करते हैं कानून व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए। कहा जाता है कि रात 12 बजे गहने से लदे हुए स्कूटी पर या पैदल लड़कियां जा सकती हैं, लेकिन उन्नाव में है क्या? देखिए, माननीय बहन जी ने कभी भी न्याय को और सत्ता को कभी भी गलत तरीके से यूज नहीं किया। उन्होंने समय रहते हुए अपने सरकार के पहले ही चरण में 2 सांसदों को जेल भेजा था जो नीति के अनुरूप थे। मायावती जी की सरकार में शासन का प्रथम वरीयता में योगदान होता है। बीजेपी भी कहती है कि हमारे सरकार में गुंडे चले गए, हमने गुंडों को ठोक दिया। तो ये लोग उत्पन्न कहाँ से हो गए? अगर आपकी 5 साल की सरकार रही तो ये उत्पन्न कहाँ हो गए? इनके पास भी गुंडे और सपा के पास भी गुंडे। अगर इन दोनों को कोई कंट्रोल कर सकता है, कि केवल यूपी में 5वीं बार आ रही माननीय बहन जी ही कंट्रोल कर सकती है, इसके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, हालांकि कई पार्टियां उत्तर प्रदेश में, ऐसे में आम आदमी पार्टी को कहाँ लगता है कि जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति कर लेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, अभी आप जैसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ सपा और कहाँ भाजपा वाले कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार है और अब न्याय जरूर होगा और तुरंत न्याय होगा। अगर न्याय होना ही था तो दिसंबर का मामला है, मामला अभी तक क्यों पेंडिंग है? दूसरा, मैं बात करूं अगर सपा पार्टी की, तो ये आप सभी जानते हैं मामला किस पार्टी से रिलेटेड है, तो न्याय का आप खुद समझ रहे हैं कौन न्याय। बीजेपी कह रही है सपा, सपा कह रही है बीजेपी।
दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये जनता खुद डिसाइड करेगी। और ऐसे में आम आदमी पार्टी रहेगी। देखिए, हमारी पार्टी, आप दिल्ली बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ का कोई ना कोई दिल्ली में है, दिल्ली में कैसा काम कर रही है, बस वही काम हमें यहाँ पे लाना है। महिलाओं की सुरक्षा देनी है और लोगों की भलाई करनी है। तो महिला सुरक्षा पर क्या बीजेपी घिर गई है उन्नाव में, ये कह सकते हैं? महिलाओं की सुरक्षा पे बीजेपी कहीं नहीं गिरी। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही। ये वही प्रदेश था जहां महिलाएं रात में निकलने से डरती थी। अब महिलाएं रात में 12 बजे भी अपनी सड़कों से अपने घरों को आराम से आ जा सकती हैं। कोई भी अराजकता का माहौल नहीं है। कोई भी गुनहगार बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। उनके ठिकानों पे भी बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो फिर उन्नाव में क्या हुआ अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो? देखिए, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट एनसीआरबी की ये बता रही है कि पिछले 5 साल में अखिलेश जी की सरकार के समय जो स्थिति खराब थी उससे भी बदतर स्थिति भाजपा गवर्नमेंट की हुई है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। और जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो सबके सामने है। इस बच्ची को 8 दिसंबर की इसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज की गई, गुमशुदगी। 10 जनवरी 2022 को एफआईआर की गई, वो भी तब की गई जब उसकी माँ ने लखनऊ, पहले वो योगी जी के पास भी गई, उन्होंने मिलना जरूरी नहीं समझा, तब वो अखिलेश जी की यादव की गाड़ी के सामने उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, तब प्रशासन चेता है। इतने नेग्लिजेंट हैं ये लोग। जब महिला सुरक्षा की बात होती है तो हमेशा समाजवादी पार्टी पर ही क्यों निशाना साधा जाता है, चाहे सरकार किसकी भी हो? भारतीय जनता पार्टी से कोई भी पीड़ित जब न्याय मांगने जाता है तो उसको 1 माह बाद, उसके मरने के बाद न्याय मिलता है। इस वजह से समाजवादी पार्टी को ये लोग घेरते हैं, चूँकि मुद्दा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल है। किसान, नौजवान, छात्र, महंगाई, गरीब आदमी, हर व्यक्ति परेशान है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, कानून व्यवस्था से। 4.5 साल तक किसान परेशान रहा। उसके वो दिन भर मेहनत करे, रात में अपने खेत की रक्षा करे, और जानवर उसके खेतों को चरने का काम करते रहे हैं। अब चुनाव पास आते ही एक प्राइवेट प्लाट में जानवरों को भूसे की तरीके भर दिया गया। जिस प्लाट की कैपेसिटी 1000 जानवर को रोकने की नहीं, वहाँ 5-5 हज़ार जानवरों को भर दिया गया। उनके न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है। जानवर जिस तरीके से मर रहे थे उसका वीडियो में। गाय पर बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के नेता करते हैं, लेकिन चाहे गाय की सुरक्षा हो या किसानों की फसलों की बात हो, ये 20% में तो चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं। 80% आदमी भाजपा को पसंद कर रहा है। तो इनका एक ही काम है ना कि कुछ नहीं मिल रहा तो प्रायोजित आत्मदाह कराओ। और गायों की रही बात, पूरी मीडिया टीम, पूरा हर आदमी उस गौशालाओं का निरीक्षण करके आया। डीएम, एसपी, एडीएम सभी निरीक्षण करके आए और गौशालाओं को क्लीन चिट दिए। कहीं पे भी कोई भी अव्यवस्था नहीं पाई गई है। सिर्फ और सिर्फ प्रायोजित करके चुनाव को देना, चुनाव को खराब करना, ये इनका मतलब भारतीय जनता पार्टी की बदनामी कैसे हो, ये प्रायोजित कार्यक्रम से। ठीक है, प्रायोजित कार्यक्रम में क्या कांग्रेस भी शामिल है? बेबुनियाद आरोप। और अगर काम किया होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो संविधान की शपथ लेके गद्दी पर बैठे हैं, वो अपने काम के बल पर वोट मांगते जनता से जाके। कहते हैं कि मैंने 5 साल में ये कह तो रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड भी दे दिया उन्होंने। रिपोर्ट कार्ड, जो उनका रिपोर्ट कार्ड मैं बता रहा हूँ ना, उनका रिपोर्ट कार्ड ये है कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पब्लिक मीटिंग में कहता है कि चुनाव 80 और 20 का है। वो क्या कहना चाहते हैं? चुनाव 80 और 20 का है। समाजवादी पार्टी में बीजेपी से गए हुए वो कहते हैं कि अब तो 85 और 15 की लड़ाई है। तो ये दोनों का एजेंडा तो यही है। कांग्रेस ने कभी ये पॉलिटिक्स की ही नहीं, ना कांग्रेस ने कास्ट की पॉलिटिक्स की, ना कम्युनल पॉलिटिक्स। ये हिंदुत्व की परिभाषा देते हैं। और समाजवादी पार्टी के एक मेरठ के नेता, बड़े नेता, वो हिंदू गर्दी की बात कर देते हैं। ये बने हुए हिंदू हैं। ये चुनाव के समय बन जाते हैं हिंदू। इनका हिंदुत्व से और हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। जिनको आप अभी एक वीडियो चल रहा था सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनलों पे, जिनको ये ना पता हो कि गंगा माता जी का आचमन कैसे किया जाता, उसके बाद क्या किया जाता, वो हिंदुत्व की बात करेंगे। ये चुनाव के समय सिर्फ बने हुए हिंदू हैं। इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, ना ही किसी पार्टी, जितनी भी ये विपक्ष की पार्टी है, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। कहा जाता है भाईचारा रहना चाहिए समाज में, लेकिन चुनाव आते आते ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति होती है। बीएसपी कैसे देखते? बीएसपी ने हरदम सौजन समाज की स्थापना की। और जहाँ पे ये लोग मंदिर की बात करते हैं, 23 जुलाई को माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अगर अपने प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी की शुरुआत की तो उन्होंने अयोध्या से की। और उन्होंने वहाँ पे देखा कि एक ईंट भी
भगवान राम के नाम पे नहीं लगी थी। 2000 करोड़ रुपया भी तो लोगों से चंदा वसूल लिया गया, लेकिन राम आज भी त्रिपाल में है। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, हाई कोर्ट का आदेश, बहुजन समाज, गाना बज रहा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये ईश्वर को लाने वाले हम मनुष्य नहीं है, ईश्वर हम सबको लाए। बीजेपी को तो लगता है ना, ये उनकी अपनी निजी सोच है। बहुजन समाज पार्टी की तो सोच है नहीं, मायावती की तो सीधी सोच है। आप सुबह उठे 1 घंटा पूजा करिए, उसके बाद काम करिए, काम पे बात करिए। ये थोड़ो कि हम संत तो हो नहीं गए, संत होने से समाज नहीं चल जाएगा। समाज चलेगा कमाई से, और कमाई का पैसा जब विकास में लगेगा तभी समाज चलेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगी। दूसरा, लोग एजेंडा कहते थे कि बहन जी ने पत्थर बनाए। 7 तारीख को हुई लखनऊ की मीटिंग में बहन जी ने कह दिया जितना हमें पूर्वजों के लिए करना था कर दिया। अब अगली सरकार में युवाओं को रोजगार देना उनकी प्रथम वरीयता होगी। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से युवाओं को लेकर क्या होना चाहिए? और दशक दर दशक बीतते गया और यूपी की स्थिति क्या रही? देखिए, मैं एक तो युवा हूँ, दूसरा समाज सेवी हूँ। मेरी जो सोच है वो समाज की सेवा की तरफ है, ना कि मंदिर बनाने के उस पे है, और ना ही साइकिल पार्क बनाने के उस पे है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से आप एक स्थान हासिल कर लेंगे? क्योंकि यहाँ जातिवाद, धार्मिक, इसके अलावा अपने अपने स्तर पर चीजें मैनेज की जाती है, तो फिर आप कैसे यहाँ स्थान हासिल कर सकते हैं कि हाँ आम आदमी पार्टी की जगह बन रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये सब पुरानी बातें हो गई। अब जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो किसी लोभ में नहीं आने वाली है। वो जानती ना किसी वो धर्म को देख रही, ना वो किसी जात को देख रही है। वो देख रही है एक पढ़ा लिखा युवा आपके सामने आया है, कुछ करने के लिए आया है, तो वो इसको देखते हुए जनता मेरे साथ आ रही है। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं। दिल्ली से चलकर आए हैं, क्या कुछ बीजेपी के लिए लड़ाई है या फिर विपक्षी दलों के लिए लड़ाई है अगर आम आदमी पार्टी आती है? आम आदमी पार्टी अभी स्वयं की लड़ाई लड़ रही है। वो कहाँ पे पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे, पूरी जनता आप आराम से जानती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि शायद एक भी सीट इन लोगों को मिलने वाली है उत्तर प्रदेश में। इनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ रहेगा और भारतीय जनता पार्टी मत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अस्तित्व की लड़ाई तो बीजेपी लड़ रही है। जब बीजेपी खतरे में होती है तो हिंदुत्व खतरे में हो जाता है। जब बीजेपी खतरे में होती है, उसका अस्तित्व खतरे में होता है, तो हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है, हिंदू खतरे में पड़ जाता है। हम चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों पे। हमारी नेता माननीय प्रियंका जी बेरोजगारी की बात करती हैं, महंगाई की बात करती हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें एक अलग से मैनिफेस्टो महिलाओं के लिए जारी किया। वो आपके सामने है, या आप इसको आप सभी लोग देख सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, देखा हुआ है पहली बार। और रोजगारों के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए भर्ती विधान, ये भी कांग्रेस पार्टी ने। हमें उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी भी लड़ती तो थोड़ा अच्छा होता कांग्रेस के लिए। ये नेतृत्व का फैसला है। वो नेतृत्व तय करता है कि कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन बिना लड़ के ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है पार्टी के लिए। ये हमारी पार्टी बिना लड़े ही अच्छा काम कर रही है प्रियंका। बिल्कुल कर रही हैं। वो कैसे पे काम कर रही हैं? देखिए, अगर वो, मुझे लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ती तो शायद उनको एक सीट पे कन्फाइंड होना पड़ता, लेकिन आज वो हर सीट पे। योगी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, वो लड़ रहे हैं। तो ये कोई रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है आपका कि अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं या वो तो एक सीट पर तो नहीं रह गए ना। हमारी पार्टी का नहीं, ये इंटरनल मैटर है पार्टी का। ये पार्टी तय करती है कि किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है, कौन कैंपेनिंग में रहेगा। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, इस पर मैं कोई सब कमेंट नहीं कर सकता। हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, उसके बीच में है। हम उतनी बात करते हैं। हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आपने देश के प्रधानमंत्री को, यूपी के चीफ मिनिस्टर को, सारी इलेक्शन कैंपेनिंग में प्रधानमंत्री जी दौड़ दौड़ के लखनऊ आ रहे हैं। मुझे लगता है हर हफ्ते वो लखनऊ में मौजूद हैं। एक स्टेट के चुनाव में प्रधानमंत्री को दिल्ली छोड़ के यहाँ पे डेरा डालना पड़ रहा है। ये अपने आप जाहिर करता है कि अस्तित्व किसका खतरे में है। डर कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, बीएसपी से। डर तो वो था जब लोकसभा चुनाव में सब एक हो गए थे, उसके बाद भी एक ही सीट पे सिमट गए कांग्रेस। और अब डर ये है कि अकेले चुनाव लड़ रही है, एक सीट भी नहीं मिलनी, इसलिए प्रियंका गांधी स्वयं चुनाव नहीं लड़ रही हैं। क्योंकि कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिस पे ये वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव लड़ना है। अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव केरल में तो होना नहीं है कि यहाँ से भाग के केरल चली जाए। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी नहीं आई तो स्थिति बंगाल वाली, केरल वाली हो जाएगी? ये क्यों बोला जा रहा है? देखिए, बीजेपी ने जो सुशासन यहाँ पे दिया है, जो अराजकता को ख़त्म किया है, जो गुंडा राज को ख़त्म किया है, बीजेपी के राज में जो आदमी सुखी समृद्ध है,
गरीब आदमी की चिंता कर रही, अंत्योदय की चिंता कर रही, इसलिए बीजेपी यही सब बातें कर रही कि जो सुशासन है। अखिलेश यादव कहते हैं आप ना गरीबी पर बात करते हैं ना बेरोजगारी पर बात करते हैं, उद्योग धंधे कैसे लगे, लोग शिक्षित कैसे हों, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो, बिजली कैसी हो। आप कह देते हैं कि अगर सरकार नहीं आई तो केरल और पश्चिम बंगाल वाली स्थिति हो जाएगी। यादव जी की ही बात कर लेते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। उनके सरकार के समय पे गांवों में लोग तारों पे कपड़े सुखाते थे, और वो कह रहे हैं कि हम मकान देंगे। मकान उन्होंने दिया अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को, जिसको योगी जी के बुलडोजर ने गिराने का काम किया। वो कह रहे हैं कि हम जो लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उनके ज़माने में लोग कट्टा लगा के, तमंचा कल्चर था, जो लोग बाहर से कमा के लौटते थे उनके ये सपा के लोग उनको तमंचा लगा के लूट लेते थे, उसकी भी FIR नहीं लिखी जाती थी। भाई सुशासन तो भाजपा के राज्य में आया, कम से कम लोग सुरक्षित जी तो रहे हैं, किराना से पलायन तो नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल होता है कि जब बात मुद्दों की आती है तो ये डाइवर्ट क्यों कर दिया जाता है। जैसे बात कर रहे थे अखिलेश यादव का उदाहरण दे के बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि रोजगार पर बात करते हैं तो आप कुछ अलग बोलते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बीजेपी के लोग कुछ अलग बोलते हैं। ऐसी स्थिति क्यों बनी है राजनीति में, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है इस वक्त? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है जनहित का कोई भी काम नहीं हुआ। इस वजह से चुनाव के समय पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू होने का सर्टिफिकेट भी भारतीय जनता पार्टी से लेना पड़ेगा। अभी हमारे प्रिय मित्र ने कहा, बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कि हिंदू की परिभाषा बता रहे थे। हिंदू होने के लिए पहले हमको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। मैं भी हिंदू हूँ, ये भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, तब ये क्लियर होगा कि कौन हिंदू है। और रही इनके सुशासन की बात, 2 साल का समय नहीं बीता है, शहर के विधायक पंकज गुप्ता इसी सरकार के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ कोतवाली में धरने पर बैठे थे। तब कहाँ गई थी इनकी कानून व्यवस्था? किसके खिलाफ वो धरने पर बैठे थे? योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ वो धरने पर बैठे थे, और अपनी ही सरकार के खिलाफ वो कह रहे थे कि मेरी कानून व्यवस्था खराब है, पुलिस मेरी नहीं सुनती है, प्रशासन मेरा नहीं सुनता है। पूरे उन्नाव जनपद में केवल लूट हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पर आप मेरे शहर में चले जाइए, आप लोकनगर चले जाइए, आप कॉलेज रोड चले जाइए, आप एक GIC, आप इधर पीछे GIC चले जाइए, यहाँ एक विकास का काम कराया गया, केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। आप हुसैन नगर तरफ चले जाइए, कोई भी शहर में आपको विकास के नाम पर एक रोड नहीं बनी है इन 5 सालों में। मजबूरी है हिंदू मुस्लिम करना, केवल खनन। मजबूरी है बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम करना, राष्ट्रवाद की परिभाषा देना, हिंदू को लेकर सर्टिफिकेट देना। बीजेपी के लिए जिन्ना का गुणगान शुरुआत में किसने किया? चुनाव शुरू नहीं हुआ, पहले ही जिन्ना आ गए बीच में। भाई अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्ना को याद कर रहे थे। हाँ, वैसे भी अराजकता की बात कर ले तो जब मुलायम सिंह यादव जी ये कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, गलत कांड करने पे बच्चों की इस तरह से, मतलब वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, तो इन लोगों की मानसिकता ही वैसी है। ये विकास क्या कराएंगे? सीटों को लेकर बीएसपी क्या सोचती है यहाँ के? बीएसपी की सोच ये है कि वो लड़ाई में पूछता है, जनता का जो आदेश होगा वो मानेगी। जीत के करीब हैं हम, क्योंकि आज जनता ने सपा का शासन भी देख लिया और बीजेपी का, दोनों में महिलाएं पीड़ित हैं, और उनको अब सिर्फ ये लग रहा है कि इस उन्नाव का एक प्रमुख मुद्दा और सबसे अहम मुद्दा महिला सुरक्षा ही, महिला सुरक्षा है। और बसपा चाहेगी जिस दलित बेटी के साथ ये हुआ है उसके परिवार को कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए। आपके लिए सब बेहतर? बिल्कुल बेहतर है। और बात करते हैं भाई साहब महिला सुरक्षा की, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में आपको पता ही है महिला कितनी सुरक्षित है। वह हम सरकार यहाँ लाना चाहते हैं जिसमें महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके। तो 6 सीट पर क्या हाल रहेगा? देखिए, मैं 6 सीट की तो आप मैं प्रत्याशी हूँ सदर विधानसभा से, और यहाँ पे कोई भी प्रत्याशी नहीं आया हुआ है। मैं अपनी सीट की बात जरूर कर सकता हूँ आपके सामने। और आप अपनी ही बात करेंगे, आपकी बात कहाँ हो रही है? नहीं, मैं अपनी पार्टी आप भी है और मैं खुद भी आप में। हाँ जी, देखिए, निर्भया कांड जब हुआ था तो उस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी। आप ये मत भूलिए, आपको शायद अधूरी जानकारी है। ठीक है, उन्नाव में सबसे अहम मुद्दा महिला सुरक्षा को लेकर है। हालांकि जिस तरीके से लगातार महिलाओं को लेकर यहाँ खबरें लगातार आ रही हैं, कहीं लाश मिल जाना, कहीं कुछ हो जाना, ऐसे में सबसे प्रमुख मुद्दा महिला सुरक्षा को लेकर है। लेकिन कई और मुद्दे भी हैं जो विकास को लेकर भी है। सपा का कहना है हमारी सरकार रही, हमने विकास कराया। बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार है, हम भी विकास करा रहे हैं और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। बीएसपी के अपने तर्क है, आम आदमी पार्टी के अपने तर्क है और कांग्रेस के अपने तर्क है। हालांकि
ये तर्क, इन तर्कों में कितनी सच्चाई है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, जब वोटर्स ईवीएम पर बटन दबाकर लौटेंगे और नतीजे सामने होंगे। इसी के साथ वोट की चोट में आज बस इतना ही।